हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं बात करूंगा टॉपिक वाइज CUET PG PYQ का। यदि आप जूलॉजी सब्जेक्ट से CUET PG का एग्जाम देते हो तो आपको वहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स करके टॉपिक देखने के लिए मिलता है। तो मैं आज बात करूंगा उसके टॉपिक के बारे में और उससे कौन कौन से PYQ पूछे गए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो, प्रीवियस 3 ईयर्स में अगर देखोगे तो टोटल 14 से 15 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप ये मान करके चल सकते हो कि हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके इस टॉपिक को पढ़ते हो और PYQ का पैटर्न को देखते हो तो आप इजीली जो इसका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हो और यहाँ से नंबर को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है और ये CUET PG 2024 जूलॉजी से मैं क्वेश्चन लिया हुआ हूँ। ये देखो रिसेंट का ही क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है हम उसको देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सेट फॉर बोनी फिशेस। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं बोनी फिशेस के रिस्पेक्ट में और हमें देखना है कि कौन सही तरीके से उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उसके फीचर्स के बारे में। तो 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, हेट्रो सर्कल कॉर्डल फिन एंड 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ साइक्लोइड स्केल्स। क्या ऐसा आप पढ़े हो? अगर आप कंफर्म नहीं हो तभी आप इस ऑप्शन को होल्ड पे रखो, नेक्स्ट को पढ़ो आप, क्योंकि शायद आप जो पढ़े हो आपको दिख जाए यहाँ पे। होमो सर्कल कॉर्डल फिन 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स वेंट्रली प्लेस्ड माउथ। क्या इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है बोनी फिश में? चलो नेक्स्ट ऑप्शन को पढ़ते हैं। होमो सर्कल कॉर्डल फिन एंड 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट ऑन एयर ब्लैडर। क्या एयर ब्लैडर पाया जाता है उनमें और 5 to 7 पेयर्स गिल स्लिट्स पाए जाते हैं? तो ये भी तो कुछ खास सही नहीं लग रहा है। नेक्स्ट ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। होमो सर्कल कॉर्डल फिन, ठीक है, चलो यहाँ तक तो सही बात है भाई। 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स ये भी होता है एंड प्रेजेंस ऑफ अपर कुलम एग्जैक्टली। तो आप सही अगर ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 है और जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। और देखो मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशंस भी रख दिया हूँ, टाइप्स ऑफ टेल और कॉर्डल फिन्स, तो किस तरीके से कौन कौन से टेल्स पाए जाते हैं इन द केस ऑफ फिशेस। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इन फिशेस द शेप ऑफ द टेल इज correlated with the direction taken by the terminal portion of the notochord ventral column। ठीक है ना। तो जो फिशेस होती हैं, जो उनका टेल होता है, टेल किससे कोरिलेटेड होता है? जो उसका डायरेक्शन होता है आप नोटोकॉर्ड और वेंट्रल कॉलम के रिस्पेक्ट्स में बात करते हो। ठीक है ना, क्योंकि उसी के हिसाब से पाया जाता है। देखो, जो फर्स्ट टेल टाइप है आप इसको बोलते हो प्रोटो सर्कल। प्रोटो सर्कल में क्या क्या फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेगा? व्हेन द नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स स्ट्रेट टू द टिप ऑफ द टेल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? नोटोकॉर्ड टेल के टिप तक एक्सटेंडेड रहेगा। द कॉर्डल फिन इज डिवाइडेड इक्वली देन द टेल इज प्रोटो सर्कल। और अगर जो टेल है ये कैसा डिवाइडेड है? इक्वली डिवाइडेड है। जो उसका कॉर्डल फिन है तो आप उसको बोलते हो प्रोटो सर्कल। एज इन एम्ब्रियोनिक फिशेस, कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको? एम्ब्रियोनिक फिशेस में मिलेगी और एडल्ट साइक्लोस्टोम्स में एंड सम एम्फीबियंस में भी। तो आप पहले इसका डायग्राम देखो तब आप समझ पाओगे। सी हियर, ये जो आप फर्स्ट डायग्राम को देख रहे हो, इस वाला डायग्राम को, ये प्रोटो सर्कल टेल है और ये देखो जो ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये नोटोकॉर्ड है। और आप देखो नोटोकॉर्ड टेल के लास्ट वाले रीजन तक लगभग एक्सटेंडेड है। तो अगर इस तरीके का आपको अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा तो आप क्या बोलोगे? प्रोटो सर्कल। अगर वहीं पे मैं बात करूं हेट्रो सर्कल का, तो हेट्रो सर्कल में देखो क्या होता है, एक डायरेक्शन की तरफ मूव हो जा रहा है। ये देखो एक तरफ टिल्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? हेट्रो सर्कल। और अगर मैं होमो सर्कल का बात करूंगा तो होमो सर्कल में देखो जो दोनों टेल डिवाइडेड है, ठीक है, जो दोनों पार्ट है ये इक्वली डिवाइडेड है, तो आप इसको क्या बोलोगे? होमो। और एक और है जो कि लेस कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है, आप उसको बोलते हो डाइफी सर्कल। ठीक है ना। तो डाइफी सर्कल दिखने में कुछ आपको प्रोटो सर्कल के ही जैसा है, लेकिन अभी इसमें क्या डिफरेंस है वो तो आगे आप जब पढ़ोगे तो फिर आप समझ पाओगे। अब देखो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ हेट्रो सर्कल का। हेट्रो सर्कल में क्या कहानी है? हेट्रो सर्कल टेल हैज द वर्टिब्रल कॉलम बेंट अपवर्ड्स इन द posterior region so that the caudal fin is divided into a narrow dorsal lobe एंड अ ब्रॉडर वेंट्रल लोब। ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो टेल है ये आपको डिवाइडेड तो मिलेगा जो कॉर्डल फिन है, और वो किस तरीके से मिलेगा, जो डॉर्सल है वो नैरो आपको देखने के लिए मिलेगा और जो वेंट्रल लोब है वो आपको ब्रॉडर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आप इसको डायग्राम में भी देखो, आप ये देखो डॉर्सल वाला रीजन है, तो ये जो डॉर्सल रीजन है आपको ये देखो कैसा दिख रहा है, नैरो दिख रहा है, और ये वेंट्रल है और ये कैसा है, ये आपको ब्रॉडर देखने के लिए मिल रहा है। देखो मैं यहाँ पे तो डॉर्सल और वेंट्रल का बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप वर्टिब्रेट का जब आप पढ़ते हो एक कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वहाँ पे तो आप ये सब चीज़ें देखते ही हो, तो आई होप कि ये सब आप पढ़े ही होगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं किस टेल का बात करूंगा, डाइफी सर्कल। डाइफी सर्कल में क्या बोला जाता है, डाइफी सर्कल टेल हैज लॉस्ट द टर्मिनल अपटर्न्ड पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो लास्ट हिस्सा है, टर्मिनल हिस्सा है, वहां पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वो लॉस्ट हो जाता है, एंड द वर्टिब्रल कॉलम डज नॉट रीचेज द एंड, और एकदम लास्ट तक जो है कि वर्टिब्रल कॉलम नहीं पहुंच पाता है। एक्सटर्नली द टेल हैज बिकम सिमेट्रिकली सेकेंडरियरली हैविंग टू इक्वल लोब ऑफ द कॉर्डल फिन, और यहाँ पे आपको जो दोनों कॉर्डल फिन है वो लगभग इक्वल जैसे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी इस तरीके से इक्वली, इधर भी इस तरीके से डिवाइडेड मिल रहा है, और ये जो पोर्शन है ये आपको यहाँ तक लास्ट तक इस किनारे तक आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप इसको बोलते हो डाइफी सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल्स को ही आपको ध्यान में रखना है। टेल का जो टाइप है वो तो चलो आपने पढ़ लिया, नाम याद कर लिया, लेकिन इसके बाद उसके अंडर में कौन कौन से फिशेस आ रही हैं आपको इसको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अभी आप क्वेश्चन देखोगे या जो प्रीवियस क्वेश्चन आप देखे हो एग्जाम्पल से ही तो है क्वेश्चन वो, इट इज फाउंड इन डिप्नोई, तो जो डिप्नोई फिशेस होती हैं वहां पे आपको डाइफी सर्कल देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा पॉलिप्टेरस, लेटिमेरिया, इस तरीके के जो फिशेस हैं उसमें आपको डाइफी सर्कल देखने के लिए मिलता है। देन मैं देखो नेक्स्ट बात करूंगा होमो सर्कल। इन होमो सर्कल टेल द टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इज बेंट अपवर्ड्स, ठीक है ना। यहाँ पे जब अगर आप टर्मिनल पार्ट में देखोगे वर्टिब्रल कॉलम को, तो ये अपवर्ड की तरफ बेंट रहेगा। आप देखो यहाँ पे सी हियर दिस वन, ये देखो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये अपवर्ड के साइड में ऐसे बेंट है, देखो डाउनवर्ड में तो नहीं है बेंट, ये अपवर्ड में ही है, तो वही बात वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आगे आप देखना क्या बोला गया यहाँ पे, बट द डॉर्सल लोब ऑफ द कॉर्डल फिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पे जो कॉर्डल फिन होता है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, एंड द वर्टिब्रल एंड द वेंट्रल लोब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और जो वेंट्रल लोब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सो दैट द कॉर्डल फिन अपीयर्स सिमेट्रिकली एक्सटर्नली। देखो अगर बाहर से आप देख रहे हो तो आपको सिमेट्रिकल देखने के लिए मिलेगा, सिमेट्रिकल इन द सेंस इक्वल दोनों साइड में, लेकिन इंटरनली तो कुछ और ही चल रहा है, डॉर्सल साइड की तरफ में बेंट हो गया है। आप देख रहे हो ये दिस टेल इज कॉमन इन बोनी फिशेस, और अगर आप बस इतना भी अगर याद रखे होगे तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो सॉल्व हो जाता। जो होमो सर्कल टेल है किसमें पाया जाएगा, कॉमन है बोनी फिशेस में, मोर कॉमनली देखा जाता है। तो आप देखो इस क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था, आप यहाँ पे देखिए कि होमो सर्कल कॉर्डल फिन, ठीक है ना, और इसके अलावा 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स और प्रेजेंस ऑफ अपरकुलम। तो अगर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप ध्यान में रखते हो बोनी फिशेस का, कार्टिलेजनस फिशेस का, तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो ये मैच टाइप का क्वेश्चन है, और इसके लिए अगेन आपको एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना होगा। जब अगर आप एग्जाम्पल को ध्यान में रखे रहोगे तो ही इस तरीके का क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखो क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे टैक्सोनॉमिक यूनिट इधर पे दिया हुआ है और इधर पे रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल दिया हुआ है, और ये जो टैक्सोनॉमिक यूनिट है इसके एग्जाम्पल के साथ में इसको जो है कि मैच करना है। तो देखो आप क्या दिया है, यहाँ पे ब्राकियोपोड्स दिया हुआ है, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव इसका एग्जाम्पल है, उसके साथ में इसको मैच करना है। तो क्या ब्राकियोपोड प्रोबोसिस वर्म है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लैंप सेल है, हाँ ये लैंप सेल है, आप इसको बोलते हो, ठीक है, तो ये इसके साथ में मैच हो गया। अच्छा, इस तरीके का जब क्वेश्चन रहे तो एग्जाम में आप अपने टाइम को बचाने के लिए क्या कर सकते हो, आप देखो कि ऑप्शन ए का सेकंड किस किस में दिया हुआ है, तो ए का फर्स्ट दिया है, ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, चलो ये हो सकता है। इसके अलावा आप देखो ए का थर्ड दिया, ए भी नहीं हो सकता है, और फोर्थ भी दिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, 2 बच गया। अच्छा, इस तरीके का स्ट्रेटजी आप तभी अपनाना जब आप 100% श्योर हो कि इस ऑप्शन का इसके साथ में ही मैच होगा, तभी। चलो अब 50-50 का है, आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा होगा। टीनोफोर है, ठीक है ना, टीनोफोर
क्या के पास में क्या प्रोबोसिस वर्म होता है? नहीं होता है। लैम्प सेल तो हमने बता दिया ब्राकियोपोड्स का है, ठीक है। इसके बाद क्या टिनोफोर के पास में कॉम्ब जेलीज है? तो होता ही है, ये तो यूनिक फीचर है टिनोफोर का कि टिनोफोर के पास में कॉम्ब जेली होता है। तो आप इसके साथ में मैच करो। अब देखो बी का थर्ड किस किस ऑप्शन में दिया है जो हमारे पास बचा है, तो देखो फंसा दिया यहाँ पे ना, बी वाले में भी दिया हुआ है, मतलब कि सेकंड वाले में भी और फोर्थ वाले में भी दिया हुआ है। तो अब हमको किधर बढ़ना होगा? सी की तरफ जाना होगा, ठीक है। चलो आप सी को देखो, सी में क्या दिया हुआ है? निमेरटिया। निमेरटिया का एग्जाम्पल कौन सा है आप इसको देखो। तो क्या ये प्रोबोसिस वर्म होगा इसका? बताइए आप। निमेरटिया क्या का एग्जाम्पल कौन है? क्या प्रोबोसिस वर्म है? एग्जैक्टली है, ठीक है। अगर आप बीएससी के दौरान पढ़े होंगे डाइवर्सिटी वाला जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का पेपर है, तो आपको ये चीज़ पता होगा। तो यहाँ से तो मेरा क्वेश्चन अब सॉल्व ही हो गया। सी का फर्स्ट देखो किस में दिया? फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और डी का जो है कि 4 हो जाएगा। तो आप इसके साथ में मैच कर लोगे, ठीक है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन करना वैसे तो काफ़ी आसान होता है जब यदि आपको एग्जाम्पल पता है, क्योंकि अगर आप 2 या 3 भी मैच कर लेते हो तो काम आपका हो जाता है, और कभी कभी तो सिर्फ एक मैच करने से भी हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखना होगा। अगेन देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन दे दिया है, मैच वाला क्वेश्चन दे दिया हुआ है। और ये देखो अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, CUET 2024 में पूछा गया है जूलॉजी में। तो देखो मैच 1 और मैच 2 करो। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? पेरिसोडेक्टाइला। चलो आप इसके बारे में नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं, प्राइमेट्स तो आप खूब पढ़ते रहते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्राइमेट्स का, तो प्राइमेट्स का एग्जांपल क्या है? आप इधर देखो, परक्यूपाइंस है, नहीं, लेमर्स है, हाँ लेमर्स होता है। तो बी का आप सेकंड के साथ में जाओ, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करोगे सी में क्या दिया है? लोगोमॉर्फा दिया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में भी पता नहीं है तो देखो आप कौन जो मोर कॉमन है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देखो रोडेंशिया दिया हुआ है, और रोडेंशिया हमें पता ही है कि ये क्या है। रोडेंशिया की अगर बात किया जाएगा तो ये इसका एग्जांपल जो है कि परक्यूपाइंस है। तो आप डी का किसके साथ में जाओ? फर्स्ट के साथ में जाओ। अब आप इतना देखो कि इस 2 से आपका काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखो बी का 2 किस किस ऑप्शन में दिया हुआ है? लो भाई ये तो एक ही में दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन में ही। तो ये तो बताओ एक से ही सॉल्व हो रहा था। इसका अलावा आप और देख लो, रोडेंशिया फर्स्ट किस में दिया हुआ है? डी का, ये भी देखो 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन जिसके लिए हम श्योर हैं वो फोर्थ ऑप्शन के लिए है, और इसमें भी है। तो ये तो सही हो जाएगा। बाकी और अब हम देख लेते हैं कि जो ये पेरिसोडेक्टाइला है ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो है कि रिनोसिरोसिस का है। तो आप इसके साथ में मैच कर दो थर्ड के साथ में। और जो रिमेनिंग हमारा बच गया लोगोमॉर्फा, ये क्या है? ये हेयर्स होगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी रख दिया हूँ कि ये जो हमारा है, ये जो आप क्यूट सा देख रहे हो, ये क्या है हमारा? बताओ आप। लेमर्स, ये लेमर्स है, ठीक है ना। आप इस तरीके का जो एनिमल्स देखते हो ये क्या है? लेमर्स है। और ये जो हमारा है ये परक्यूपाइंस है, या आप इसको हिंदी में शाही भी बोलते हो, ठीक है, शाही या परक्यूपाइंस। तो अगर इस तरीके का आप एग्जाम्पल्स अपने माइंड में रखते हो तो क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? अरेंज द फॉलोइंग एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइला अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आपको क्या करना है कि लोअर से चलना है और कॉम्प्लेक्सिटी को इसको क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर के चलना है, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अरेंज करना है। अब सारे के सारे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कहाँ से, तो प्रोटोजोआन है, पोरीफेरान है, सिलेंट्रेटा है, निडेरिया है, प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केहेल्मिन्थीज है। इस तरीके के जो इनवर्टिब्रेट के फाइलम्स हैं आपको वो याद होना चाहिए, और उसके जो कुछ जो मेन एग्जाम्पल है वो याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो देखिए कि सबसे जो लोअर लेवल का इसमें ऑर्गेनिज्म है वो आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो हमें सबसे लोअर लेवल का क्या दिख रहा है? फाइसीलिया दिख रहा है। अब आप पूछोगे कि फाइसीलिया किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। देखो फाइसीलिया किससे है? निडेरिया से है। अच्छा, इससे भी पहले कौन है? यूप्लेक्टेला है। तो यहाँ पे देखो अरेंज किया हुआ है, आप इसको ध्यान में रखो कि यूप्लेक्टेला किससे बिलोंग करता है? पोरीफेरा से। फाइसीलिया किससे बिलोंग करेगा? निडेरिया से। नेरिस किससे बिलोंग करता है? एनिलेडा से, ठीक है। और इसके बाद डेंटिलियम किससे बिलोंग करेगा? मोलस्का से। और जो स्कोलोपेंड्रा है ये किससे बिलोंग करेगा? आर्थ्रोपोडा से। तो यहाँ पे देखो कि यूप्लेक्टेला किस में दिया हुआ है?
ठीक है ना, आप उसके साथ में जाओगे सबसे पहले। तो यूप्लेक्टेला तो नंबर 1 पे हो जाएगा, आप इसको क्या मानो, नंबर 1, ठीक है। अच्छा, यूप्लेक्टेला के बाद फाइसेलिया होगा, ठीक है, तो आप इसको रखो नंबर 2। तो डी देखो फर्स्ट होना चाहिए और ई उसके बाद होना चाहिए, तो ये आपको 2 ही ऑप्शन में मिल रहा है, फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हमने देखो यहाँ पे क्या बताया कि जो यूप्लेक्टेला है पोरीफेरा से बिलोंग करता है, फाइसेलिया निडेरिया से, ठीक है। तो निडेरिया के बाद इसके बाद क्या आ जाएगा, एनिलिडा है, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखेंगे तो। और एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नेरिस दिया हुआ है, तो आप देखो यहाँ पे नेरिस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा नेरिस, जो कि बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा आंसर मिल गया कि बी किस में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डेंटिलियम हो जाएगा, और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्कोलोपेंड्रा, जो कि आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आप एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हो तो फिर क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये सिर्फ अरेंज करने वाला और ये रिसेंट का क्वेश्चन है, ओके। तो चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, और ये 2022 में पूछा हुआ है। द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय होम, किसने दिया था। अरे भाई, अगर आप सेल बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज नहीं देखे हैं मेरा, तो जाइए और वहाँ पे देखिए, मैं ये पढ़ाया हूँ वहाँ पे सेल के ओरिजिन वाले लेक्चर में, ठीक है ना। मैं वहाँ पे बताया हूँ कि जो आर.एच. व्हिटेकर थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, और जो कार्ल वुज थे ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं, या आप इसी को बोलते हो 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कल को अगर एग्जाम में पूछ दिया कि विच साइंटिस्ट इज गिवन 3 डोमेन ऑफ लाइफ, तो आप तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। आप याद कर लो, 3 डोमेन ऑफ लाइफ का बात किया जाए या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का बात किया जाए, तो आप साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, कार्ल वुज, ठीक है। और अगर 5 किंगडम का बात किया जाएगा तो आप आर.एच. व्हिटेकर का बात करते हो, ठीक है। तो इनका जो है कि क्लासिफिकेशन में काफी ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा है, द स्ट्रक्चरल बेसिस इन स्पॉन्जेज इज प्रोवाइडेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। और स्पॉन्ज में जो सेल पाए जाते हैं उनका कुछ यहाँ पे नेम दिया हुआ है कि पिनेकोसाइट्स होगा, कोइनोसाइट्स होगा, पोरोसाइट्स होगा, या अमीबोसाइट्स होगा। बताइए क्या होगा। तो अगर देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। स्ट्रक्चरल बेसिस दिया है, अब ये नहीं दिया हुआ है कि एक्सटर्नल का बात किया है कि इंटरनल का बात किया है। तो जिसका ऑफिशियल आंसर की है उसमें क्या दिया हुआ है, आंसर नंबर 4 दिया हुआ है, अमीबोसाइट्स। और अमीबोसाइट्स इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन जब आप कुछ लिटरेचर को फॉलो करते हो तो वहाँ पे देखो क्या ये जो है कि एक्सप्लेनेशन मेंशन होता है, वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए रख दिया हूँ। देखो, कोइनोसाइट्स को ही आप क्या बोलते हो, कॉलर सेल्स बोलते हो। और ये क्या करता है, क्रिएट वाटर करंट्स यूजिंग फ्लैजेला एंड ट्रैप फूड पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो जो कॉलर सेल्स होते हैं, जो कोइनोसाइट्स होते हैं, ये फ्लैजेला को यूज करके फूड पार्टिकल को ट्रैप करने का काम करते हैं। आप ऐसे भी पढ़ते चलो। और नेक्स्ट देखो क्या है, पिनेकोसाइट्स है। पिनेकोसाइट्स देखो क्या करता है, फॉर्म द आउटर लेयर प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इस क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये बात मेंशन होना चाहिए था कि वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप इंटरनल स्ट्रक्चर का बात करोगे तो ही आंसर अमीबोसाइट होगा, और अगर आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात करते हो तो फिर वहाँ पे पिनेकोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में देखो ये पिनेकोसाइट्स भी दिए हैं और अमीबोसाइट्स भी दिए हैं, तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट ठीक है, जो इसका आंसर ऑफिशियल आंसर था वो मैं आपको बता दिया। देन नेक्स्ट देखो कौन सा सेल दिया हुआ, पोरोसाइट्स, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है कि ट्यूबुलर सेल दैट रेगुलेट वाटर फ्लो थ्रू ऑस्टिया, ठीक है ना। तो ये ऑस्टिया के पास में जो पोरस सेल होते हैं वो होते हैं, और बेसिकली ये वाटर के फ्लो को रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट है, हम आप किसका बात करते हो, अमीबोसाइट्स, या इसी को बोला जाता है आर्कियोसाइट्स। तो वैसे जब अगर आर्कियो का बात कर रहा है तो साउंड नहीं कर रहा आर्किटेक्चर जैसा, जैसे कुछ बनाने वाला हो, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हेल्प इन डाइजेशन एंड एड इन रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, ये भी इनका काम होता है। इसके अलावा देखो यहाँ पे कि स्पाइक्यूल्स आर, मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है कि इसका एक्सप्लेनेशन ये मैं मेंशन किया हूँ, आप इसको कंसिडरेशन में रखना कि स्पाइक्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट फाउंड इन मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, जो स्पाइक्यूल्स है ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है जो कि मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेज में आपको देखने के लिए मिलता है। काम करे क्या करेगा ये, दैट शेप द इंडोस्केलेटन, और ये इंडोस्केलेटन के शेप को देते हैं। तो इस हिसाब से आपका फोर्थ आंसर सही होगा।
ठीक है। अब आगे भी देखो क्या मेंशन है यहाँ पे, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स आर द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय पार्शियल फ्यूजन ऑफ अमीबॉयड सेल्स। तो यही तो दिया है अमीबोसाइट्स, या इसी को आप बोलते हो अमीबॉयड सेल्स, और इसी को आप क्या बोलोगे, स्क्लेरोसाइट्स बोलते हो, विच देन सेपरेट वंस मोर, और एक बार ये फिर वहां से सेपरेट होगा, इट्स मेंबर्स secrete one of the spicules from which the sponge endoskeleton is formed। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि अगर अमीबोसाइड कहीं पे मेंशन है तो ये क्या करेगा, जो एंडोस्केलेटन है उसको बनाएगा, और अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बात किया जाएगा तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के लिए पिनेकोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ये पूछा क्या है, आप इस क्वेश्चन को देखो, स्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इज, और आप बीएससी के दौरान स्कैरिस का लाइफ साइकिल पढ़ते हो, स्कैरिस के बारे में आप पढ़ते हो, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, और सिलोम के बारे में पूछ दिया है यहाँ पे, बताओ ए सिलोमेट होगा, स्यूडो सिलोमेट होगा, सिलोमेट होगा या निफ्रोसिलोमेट होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, क्या होगा बताइए आप, स्यूडो सिलोमेट। स्कैरिस में जो सिलोम होता है वो स्यूडो सिलोमेट पाया जाता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ओके, नाउ सी क्या पूछा है, अरेंज द फॉलोइंग एनिमल्स on the basis of their phyla according to increasing level of complexity। देखो जैसा 2024 में क्वेश्चन पूछा था वैसा प्रीवियसली पूछा जा चुका है 2022 में भी। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इंक्रीजिंग लेवल में कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। देखो कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, और इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई क्या हो रहा है, आपको एग्जाम्पल याद करना होगा। अभी भी आपके पास समय है, आप क्या करो, जितने भी इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट फाइलम है उसका जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स है या ऑर्गेनिजम्स है उसको आप एक जगह पे लिखो, और आप उसको सुबह शाम 2 बार देखो, याद कर लो, 1-2 क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है। चलो इसको हम लोग अरेंज करते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है ना, इसके हिसाब से देखना। अब देखो ये तो करना आसान हो गया ना, सबसे यहाँ पे लोएस्ट क्या है आपको, क्या, ल्यूमिलस, नेरिस, टीनिया सोलियम, साइकोन, हमें तो पता है ना भाई, साइकोन जो कि पोरीफेरा है, ठीक है ना, इससे नीचे का तो कोई दिख नहीं रहा है, तो डी सबसे पहले आ जाएगा, और डी 3 ऑप्शन में दिया तो सी को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है, सी को आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ठीक है। तो डी जो है, हाँ इसको भी आप एलिमिनेट कर दो, तो 2 ऑप्शन में मात्र दिया हुआ है, फर्स्ट और थर्ड में। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि साइकोन के बाद में क्या होगा, ठीक। तो टीनिया सोलियम, ठीक है ना, टीनिया सोलियम किससे बिलोंग करता है बताइए आप, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो आप इसके साथ जाओ। तो डी के बाद सी किस में दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में तो दिया है, तो आपको ऑटोमेटिक आंसर मिल गया, फर्स्ट आंसर होगा। इसके बाद बी होगा जो कि नेरिस है, और इसके बाद क्या आपको मिल जाएगा, लैमुलस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलते रहता है। आप 1 से 2 भी अगर एग्जाम्पल आपके माइंड में है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को कर सकते हो, समझ रहे हो आप, ठीक है। आगे देखो आप, द एनिमल्स हैविंग सेगमेंटेड बॉडी बिलोंग टू द फाइलम, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये देखो 2022 में पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, या तो इसमें से 3 आंसर सही होगा, या तो मतलब 3 ऑप्शन सही होगा, या फिर 2 ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। अच्छा बता, प्रोटोजोआ के पास में क्या सेगमेंटेड बॉडी होता है, एकदम नहीं होगा, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब जिस ऑप्शन में ए होगा वो तो कभी नहीं होगा, और ये फर्स्ट ऑप्शन में यहीं से गलत हो गया। क्या निडेरिया के पास में होता है, इसके पास में भी नहीं होता है। तो अब देखो बी ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन देखो थर्ड में दिया हुआ है, इसको भी हटा दो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा है, और इन 2 ऑप्शन में डी दोनों में दिया हुआ है, तो हमारा बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, कि डी तो सही होगा ही होगा। डी को देख लेते हैं हम लोग क्या है, एनिलिडा, ऑफकोर्स एनिलिडा में होता है, और यहीं से तो बॉडी सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है। ये तो आप मतलब 10+2 लेवल से पढ़ते आते हो कि बॉडी सेगमेंटेशन आपको एनिलिडा से ही देखने के लिए मिलता है, ठीक है। टिनोफोरा में होगा, एकदम नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी जिसमें होगा उसको भी आप बाहर कर दो। तो सी ऑप्शन देखो यहाँ पे हो गया, तो हम तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर पे पहुंच गए। ए भी गलत, फर्स्ट वाला भी रॉन्ग, सेकंड वाला भी रॉन्ग, थर्ड वाला भी रॉन्ग, बाय डिफॉल्ट हमारा सही क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ को देखते हैं हम लोग क्यों सही होगा, एनिलिडा तो हमने बताया कि इसमें क्या है, बॉडी सेगमेंटेड पाया जाता है, और एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा आएगा, तो आर्थ्रोपोडा में भी तो बॉडी सेगमेंटेड आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आर्थ्रोपोडा भी सही होगा। तो डी एंड ए ई, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाता है।
तो देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको मिलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्या पूछा गया है, एरिस्टोटल्स लैंड्रेन इज अ मैस्टिकेटिंग अपैरेटस ऑफ, ठीक है ना। तो जो एरिस्टोटल लैंड्रेन इज अ मैस्टिकेटिंग अपैरेटस, जब इसका बात किया जाता है तो ये किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है, तो ये तो सी अर्चिन में देखा जाता है ना, ये तो आप ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते रहते हो, सी अर्चिन में देखा जाता है, तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि एन एनाप्सिड स्कल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है ना। तो जब अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो रेप्टाइल्स का और ये क्या बोलते हैं आप इनका जो एम्फीबियंस का जब पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप इस तरीके का क्लासिफिकेशंस में देखते रहते हो। तो ये यहाँ पे किसका बात किया गया है बताओ आप, ये रेप्टाइल हैं या फिर क्या हैं बताओ। ऑफकोर्स रेप्टाइल हैं, और रेप्टाइल में एनाप्सिडा किसके पास देखने के लिए मिलता है, टर्टल के पास में। आप एनाप्सिडा पढ़ते हो, डायप्सिडा पढ़ते हो, इस तरीके का क्लासेस पढ़ते रहते हो, तो ये ऑर्डर पढ़ते रहते हो, तो ये किसके अंदर में है, टर्टल के अंदर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा ऑफ ह्यूमन लिवर फ्लूक इज, ठीक है, कि जो ये ऑर्गेनिज्म है लिवर फ्लूक, उसका फ्री स्विमिंग लार्वा क्या होता है, ऑफकोर्स मेटासर्केरिया होता है। तो यहाँ पे सर्केरिया भी नहीं होगा, स्पोरोसिस्ट भी नहीं होगा, मेरासिडियम भी नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा, मेटासर्केरिया। अगर आप लिवर फ्लूक का लाइफ साइकिल पढ़े होगे अपने यूजी के दौरान, बीएससी के दौरान, तो आपको ये चीज़ पता होगा, जो कि 5th सेमेस्टर में मेंशन है, आप वहाँ पे पढ़ते होगे। देन देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 2022 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा क्या गया है आपसे करेक्ट आंसर। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा, पेडोजेनेसिस इज द रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एडल्ट्स। बताओ कि पेडोजेनेसिस में आप पढ़ते हो कि ये क्या कर रहा है, रिटेंशन कर रहा है लार्वल कैरेक्टर को एडल्ट्स में। ओ भाई कितना गलत दिया हुआ है, ऐसा कतई नहीं करता है। देन नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेटमेंट 2, नियोटिनी रेफर्स टू द एक्सिलरेटेड गोनेडल मैचुरेशन इन द लार्वा, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से देखो दोनों ही गलत है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। नहीं भाई ट्रू कहाँ से हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, एग्जैक्टली सही आपका ये होगा, बाकी आप ऑप्शन को पढ़ लेना। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, नियोटिनी क्या होता है और पेडोजेनेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप इसको बीएससी 5th सेमेस्टर में पढ़ते हो, नियोटिनी और पेडोजेनेसिस, ठीक है। तो लो मैं यहाँ पे रख भी दिया हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि जब अगर मैं नियोटिनी का बात करूंगा तो नियोटिनी देखो क्या है, आप इसको ध्यान में रखना है, यहाँ क्वेश्चन फिर से आ सकता है। नियोटिनी रेफर्स टू द रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल ट्रेट इनटू एडल्टहुड, ठीक है ना। ये एडल्टहुड में भी जुवेनाइल ट्रेट को रखते हैं, ठीक है। It occurs when an organism reaches sexual maturity while still exhibiting physical or behavioral characteristics type of its immature stages। मतलब मेच्योर होने के बाद में भी ये immature characteristics को शो कर रहा है। This can be seen in certain amphibians like the axolotl। और आप ये पढ़ते हो axolotl larva, ठीक है ना, कि आपसे ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि नियोटिनी का एग्जाम्पल क्या है, किसमें देखा जाता है। तो बहुत ही इसका फेमस एग्जाम्पल है एक्सोलोटल लार्वा। और एक्सोलोटल लार्वा किस ऑर्गेनिज्म का, एम्बायोस्टोमा का, ठीक है ना, एम्बायोस्टोमा मैग्जिकेनम का है, विच रिटेन्स गिल्स एंड एन एक्वाटिक लाइफ स्टाइल वाइल बीइंग कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सोचो ये कितना मैच्योर हो गया, ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अभी भी ये जो जुवेनाइल कैरेक्टर्स है, अपना जो बचपन का कैरेक्टर है उसको लेकर के घूम रहा है, गिल्स को लेकर के घूम रहा है, एक्वाटिक लाइफ स्टाइल को लेकर के घूम रहा है, तो आप इसको क्या बोलते हो, नियोटिनी बोलते हो। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा पेडोजेनेसिस का, तो पेडोजेनेसिस में क्या होगा, पेडोजेनेसिस इज अ मोर स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी वेयर लार्वे और इमेच्योर इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो उसका पूरा यहाँ पे उल्टा कहानी चल रहा है। जो लार्वा है, समझिएगा बात को, जो लार्वा है यही क्या करने लग जा रहा है, रिप्रोडक्शन करने लग जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इमेच्योर कंडीशन में ही मेच्योर वाला बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा देखो क्या, विदाउट अंडरगोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और इसमें आपको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब अभी वो बच्चा ही है और बच्चा उत्पन्न करने लग गया है। तो अगर इस तरीके का कंडीशन आपको देखने के लिए मिले तो आप उसको क्या बोलोगे, पेडोजेनेसिस बोलोगे। इनटू द एडल्ट फॉर्म कहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये, दिस इज सीन इन सम इंसेक्ट्स, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, गैल
मिडगेज एंड एम्फीबियंस, मोर कॉमन एम्फीबियंस में, आप एम्फीबियंस में पेडोजेनेसिस को पढ़ते हो, और इंसेक्ट्स में भी पाया जा सकता है। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, आप यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाइनोडर्म कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है इकाइनोडर्म के रिस्पेक्ट में, और आप देखो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या बोला गया, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ओसिकल्स डेराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्मल टिश्यू, ठीक है ना। जब अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ोगे तो आप वहाँ पे पढ़ते हो इक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आइडेंटिटी है, मतलब जो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर है, ये तीनों, ये इसी तीनों जर्म लेयर से बनता है। तो जो मीजोडर्म है, क्या वही उसी टिश्यू से ड्राइव होकर के इनका इंडोस्केलेटन बन रहा है? तो ये बात सही है। और कैलकेलियस भी होता है, तो हाँ होता है, तो ये ऑप्शन तो सही है। तो ये ऑप्शन देखो 3 में दिया हुआ है, बी में नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं देखो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलता हूँ। एडल्ट्स हैव पेंटारेडियल सिमेट्री एंड लार्वी विथ बाइलेटरल सिमेट्री, तो ये बात तो सही है कि एडल्ट जो है, अगर आप इकाइनोडर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़े होगे, जनरल कैरेक्टर्स, तो आप वहां पे देखते हो कि जो इनका लार्वा होता है, ठीक है ना, उनके पास में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री। और जब एडल्ट होते हैं तो वहां पे आपको पेंटारेडियल सिमेट्री, याद करो आप स्टार फिश को, वहां पे तो ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है। तो बी ऑप्शन भी सही है। तो ये तो देखो इन तीनों में, बी तो वैसे चारों में दिया हुआ था, तो अब इससे तो कोई आप नतीजा पे पहुंचोगे नहीं। नेक्स्ट पढ़ो आप, देखो क्या सी, ये आपको ले जाएगा सही नतीजा पे। वाटर वस्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल यूज्ड इन लोकोमोशन, क्या इनके पास में वाटर कैनाल होता है और ये लोकोमोशन में यूज करता है। अटैचमेंट एंड फीडिंग, लोकोमोशन का अलावा अटैचमेंट में और फीडिंग में भी हेल्प करता है। एग्जैक्टली ये काम करता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो सी तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो अब आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। अच्छा लास्ट ऑप्शन पढ़ो, ये क्या दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सीजोसिलस, क्या इनके पास में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ये साइजोसिलस होते हैं? नहीं भाई, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो सही हमारे पास में क्या मिला, ए बी सी, और ए बी सी सिर्फ किस में दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके का देखते रहते हो कि क्वेश्चंस आप प्रीवियसली ईयर्स में पूछे गए हैं। ये 2022, 23, 24 प्रीवियस 3 ईयर्स को मिला करके जो भी क्वेश्चन था मैं कलेक्ट करके आपके पास लाया था, और आप इसको देखिए और आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। यदि आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।